मेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा पति था। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में इतना अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरा पति इतना अच्छा था तो फिर मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी हरकतें क्यों हो रही थीं जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा था, जो नहीं होना चाहिए था। आखिर मैं एक औरत थी और मुझे अपने बारे में पता था। मैं थोड़ी परेशान ज़रूर थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। रात के 2 बज रहे थे और मैं घर की दहलीज के बाहर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अपने पति का चेहरा था। मेरा पति कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी, उसकी हर बात मान लेती थी। लेकिन जब से मैं उसकी हर बात मानने लगी, तब से मेरे साथ कुछ अजीब समस्याएं होने लगीं, जो कि अब काफ़ी अजीब हो गई थीं। फिर भी मैं अपने दिल में कोई बुरी बात आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन एक दिन यूं ही सोचा कि जो बात मैं रोज़ मानती हूँ, क्यों ना आज उसकी बात न मानकर देखूं कि क्या होता है। मैंने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने पति की बात मानने से इनकार किया, मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन वह सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा था। मेरा नाम लता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा रंग इतना साफ नहीं था, लेकिन मेरे नक्श, मेरा शरीर, मेरा वजूद बहुत खूबसूरत था। सब कहते थे कि इसमें एक कशिश है, इसे देखते ही दिल इसकी तरफ लग जाता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मुझे मेरे सौतेले माँ बाप ने पाला था, जिन्होंने मुझे सड़क से उठाया था, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, पर वह लोग भी गरीब थे, क्योंकि कूड़ा उठाने का काम करते थे और मैं उन्हीं के कूड़े से मिली थी। वैसे देखा जाए तो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था कि मेरे अपने माँ बाप नहीं थे। ये सब कुछ किस्मत का खेल था, लेकिन अब यही मेरे माँ बाप थे जिन्होंने मुझे कूड़े से उठाकर अपनी बेटी बना लिया था। अब वे मेरे कन्यादान के बारे में सोच रहे थे। क्या यह कोई छोटी बात थी? जब उन्होंने मेरी शादी करने के बारे में सोचा, तो मुझे पता था कि मेरे लिए रिश्ता भी किसी ऐसे ही शख्स का आएगा। मेरे लिए जिस आयुष नामी लड़के का रिश्ता आया, वह किसी होटल में काम करता था और वहाँ पर वेटर का काम करता था। लेकिन यह काम कूड़ा उठाने से अच्छा काम था। उसके पास एक कमरे वाला घर था। मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते को बहुत ही अच्छा समझा। जब मुझसे पूछा गया तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि लड़का देखने में अच्छा था और मेरी उम्र का ही था। मुझे अच्छा लग गया और मैंने भी हाँ कह दिया। हम दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही आयुष ने मुझे बताया कि वह बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता है। वह चाहता है कि वह एक दिन अपना होटल बनाए। उसने मुझे समझाया कि जो होटल में काम करता है ना, उसकी वजह से ही पूरा होटल चलता है, यानी जो खाना बनाता है, क्योंकि उसके हाथ के तरीकों की वजह से लोग उसी होटल पर आते हैं। अगर मैं अपना होटल बना लूँ तो मेरे पास भी सब लोग आएंगे और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन हुनर को बेचने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे वह ऐसा आदमी है जिसे बस जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि गरीब आदमी अगर पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर और कौन सोचेगा। उसने कहा कि मुझे पता है, मेरा बाप भी बड़ा गरीब था। वह तो लोगों के घरों के आगे से कूड़ा उठाया करता था, और जब मेरी माँ उसकी ज़िंदगी में आई तो उसके हालात बदलने लगे। उसने यह छोटा सा घर भी बना लिया। ये घर बहुत छोटा था। इसे घर तो नहीं कहना चाहिए, पर कम से कम इसका किराया नहीं देना पड़ता था, और उसका थोड़ा बहुत कारोबार भी चलने लगा था। फिर जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो वह फिर से गरीब हो गया। कहते हैं कि औरत के नसीब से ही मर्द को पैसा मिलता है। अब तुम मेरे नसीब में आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि हम अमीर हो जाएंगे। मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से अचानक कोई अमीर नहीं होता। लेकिन मैंने उसके सपने की इज्जत की और कहा कि ऐसा ही होगा। उसने कहा कि तू बड़ी खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुझे अपनी पत्नी बनाकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी खूबसूरती और तेरे नसीब से मेरा नसीब चमक जाएगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जब मेरे पास ढेर सारे पैसे आएंगे तो तू जो मुझे कहेगी मैं तेरे लिए लेकर आऊँगा। तुझे अपने दिल की और घर की रानी बनाकर रखूँगा। कहते हैं कि मर्द चाहे खूबसूरत हो या न हो, लेकिन अगर अच्छी अच्छी बातें करना जानता हो तो औरत का दिल जीत लेता है। मेरे पति के अंदर भी यही खासियत थी। उसने भी मेरा दिल जीत लिया था। मैं बड़ी खुश थी। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था। ऐसा ही हमसफ़र चाहिए था, जो मेरी तारीफ़ करे, मेरे हुस्न की तारीफ़ करे और मुझे पाकर ऐसा समझे कि जैसे उसे कोई कीमती ख़जाना मिल गया है। मेरे पति के साथ ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं थी।
क्योंकि वह अक्सर होटल से खाना लेकर आता था। एक दिन जब पहली दफ़ा खाना लेकर आया तो मैंने कहा कि यह क्या? उसने कहा कि रोज़ काफ़ी सारा खाना बच जाता है और हम लोग खाना अपने घर ले जाते हैं। और इसके बारे में एक बात मशहूर है, इस होटल के मालिक को दुआ लगी हुई है। कहते हैं कि जो भी इस होटल का खाना खाता है उन पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। मुझे अपने पति की ऐसी मासूम बातों पर बहुत प्यार आता था। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा भी हो हमें तो खाना ही चाहिए। उसने कहा कि नहीं, इस खाने को तुमने यही समझकर खाना है कि जब हम यह खाना खाएंगे तो हमारी मोहब्बत बढ़ जाएगी। जाहिर है कि इस बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने होटल का खाना बेचने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं। जैसे पानी पूरी की दुकान पर लिखा होता है कि चाट खाएं और बेटा पाएं। बिना चाट खाने से थोड़ी बेटा हो जाता है। लेकिन एक बात यह है कि इंसान का अच्छा तरीके से पेट भरा होता है तो उसको अपना पति या पत्नी भी अच्छी लगने लगती है। भरे पेट वाले इंसान को दुनिया अच्छी लगती है, इसलिए शायद पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। लेकिन जिसने भी यह बात फैलाई वह बड़ा ही चालाक आदमी था। बड़ी गहरी बात थी। और आजकल के ज़माने में 2 वक्त का खाना बनाना कौन सा आसान काम है, वह भी होटल वाला अगर आपको मुफ्त में मिल रहा था तो फिर और क्या चाहिए था। मैं तो खाना देखते ही खुश हो जाती थी। वैसे इस खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च हुआ करती थी, लेकिन मैं खा लेती थी। लेकिन जब मैंने खाना खाया तो मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मेरा पति काम पर भी जा चुका था। शायद उसने रात का बचा हुआ खाना ही गर्म करके खा लिया था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। पर मुझे उठना तो चाहिए था। मुझे बहुत अजीब लगा। जब वह रात को घर आया तो मैंने कहा कि माफ़ करना, मैं सुबह सोती रह गई थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू सोई हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने तुझे जगाया नहीं। तू हर तरह से ही खूबसूरत लगती है। मैंने कहा कि तुम्हें तो तारीफ़ करने में डिग्री मिलनी चाहिए। वह कहता था कि आज तुझे एक पते की बात बताता हूँ। जो मर्द अपनी औरत से सच्चा मोहब्बत करता है न, उसको अपनी औरत के पाँव बड़े सुंदर लगते हैं। तेरे पाँव भी बड़े सुंदर हैं। अगर तूने किसी और से पूछना हो कि क्या उसका पति उसे कितना प्रेम करता है तो उससे पूछना कि क्या उसका पति उसके पैरों की तारीफ़ करता है। अगर उसने कहा हाँ तो इसका मतलब है सचमुच प्रेम करता है। तुझे जब मेरी प्रेम के बारे में पता चल जाएगा तो तू भी हैरान रह जाएगी। काश मैं तुझे समझा पाता कि तुझे मुझे कितनी प्यारी है। मेरा पति मेरे लिए रोज़ खाना लेकर आता और वह खाना खाकर मैं ऐसे सोती कि जैसे मुझे होश ही नहीं होता था। एक दिन जब सुबह उठी तो उठते हुए मेरी कमर में तेज़ दर्द हो गया। मैं तो ज़मीन पर ही सोने की आदी थी, यहाँ तो फिर भी हमें चारपाई मिली हुई थी। फिर मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि वह औरत ही नहीं होती जिसकी कमर में दर्द नहीं होता। मैं घर के कामों में मशगूल हो जाती थी। घर बहुत ही छोटा सा था। मेरा पति मेरे साथ बहुत प्यार करता था। कभी बारिश आती तो बच्चों की तरह कहता कि बारिश में नहाते हैं। कभी हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाता। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम रास्ते से कोई चीज़ खा लें या कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसे खरीद लें, लेकिन बस एक दूसरे के साथ घूम फिर के खुश हो जाते थे, या 10-20 रुपये की कोई चीज़ लेकर खा लेते थे और यह दिन यादगार बन जाता था। मैं अपनी माँ के घर गई तो मेरी माँ ने कहा कि तेरा चेहरा बड़ा ही बेरौनक होता जा रहा है, क्या बात है? कहीं पति से लड़ाई तो नहीं हुई है? मैंने कहा कि उससे कौन लड़ाई करे, वह तो इतना अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो गौर नहीं किया। मैं तो आजकल इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती। पूरा दिन ही खुश रहती हूँ, रात को इतनी सुकून की नींद आती है। मेरी माँ ने कहा कि जिस तरह की बातें कर रही है, इतनी खुशी तेरी शक्ल से तो नज़र नहीं आ रही। तुझे कहीं अंदर अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बुखार तो नहीं रहा तुझे? मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप क्यों परेशान होती हैं? मेरी माँ मुतमईन नहीं हुई थी, शायद वह माँ थी इसलिए। मेरी माँ ने कहा, देख मैंने तेरे लिए एक चीज़ रखी है। इसी कूड़े में से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत आईना मिला था, इसे अपने घर ले जा। हमारी शक्लें तो अब इतनी अच्छी नहीं रहीं कि हम खुद को देख सकें, लेकिन तू ज़रा अपने आप को गौर से देख, तेरे चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं है। मैं वह आईना घर ले आई और जब मैंने उसमें खुद को देखा तो मैं थोड़ी हैरान हुई। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और सचमुच मेरे चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक था।
मैं अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी और मेरी नींद भी पूरी होती थी। और सबसे बड़ी बात, आयुष रोज़ मेरी तारीफ़ करता था कि मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हूँ। अगर ऐसा था तो उसने मुझे यह क्यों नहीं बताया? जब मैंने यह बात उससे कही तो उसने कहा, हर माँ बाप यही समझते हैं कि उनके बच्चे खुश नहीं हैं या फिर उन्हें कोई समस्या है। बहुत प्यार करते हैं ना? मुझसे पूछ, तू तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। मैंने कहा, मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और टांगों में भी। हो सकता है मेरे साथ कोई समस्या हो, किसी सरकारी अस्पताल चलते हैं। उसने इस बात को गोल कर दिया। उसने कहा, नहीं, ऐसे ही अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है? कोई वहम डाल देंगे, कहेंगे कि फलां बीमारी है, जबकि होगा कुछ भी नहीं। बात तो उसकी ठीक थी। जब डॉक्टर के पास जाते नहीं तो वह कोई ना कोई बीमारी ज़रूर बता देता है। कोई भी डॉक्टर यह नहीं कहता कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। वह यही कहता है कि जी, दवाई लिख कर देता हूँ, आप खा लेना। उसने कहा, तुम मेरी आंखों से खुद को देखो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। और मेरी तारीफ़ करना शुरू हो गया। असल मुद्दे से हट गया। एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी तो उसके कपड़ों में से मुझे 10,000 रुपये मिले। मैं हैरान रह गई। उसकी कुल पगार 15,000 थी और अभी तो पगार मिलने का वक्त भी नहीं था। मैंने वो पैसे वापस कर दिए। उसने कहा, हाँ, मेरे किसी दोस्त के हैं, उसने मेरे पास रखवाए थे। अच्छा हुआ कि तुमने कपड़े धो नहीं दिए, नहीं तो हमें उसे वापस करने पड़ते। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे फिर से उसके कपड़ों से पैसे मिले और इस बार मैं हैरान हुई कि उसके पास ही क्यों बार बार उसका दोस्त पैसे रखता है। और जहाँ तक मैं जानती थी, उसके सारे दोस्त भी उसी की तरह गरीब थे। तो फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? मैंने कहा, जब तक मुझसे मांगेगा नहीं, मैं उसे ये पैसे नहीं दूंगी। मैंने वो पैसे एक तरफ रख दिए। आखिर मैं उसकी पत्नी थी, इतने सवाल जवाब करने का तो मुझे हक था। मैं उन पत्नियों में से नहीं जो यह कहती हैं कि पति बस पैसे लेकर आएं और जहाँ से मर्जी लेकर आएं, बस हमारा खाना पीना पूरा करें। मैं तो अपने पति से सवाल ज़रूर करती कि जो पैसे वह घर में लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है? हराम की कमाई है या हलाल की? अगर हमने हराम खाना होता तो हमारे लिए क्या मुश्किल था? लेकिन मेरे पिता इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, धूप हो या सर्दी, कूड़ा उठाया करते थे। इसका मतलब यही था ना कि हमने कभी हराम नहीं खाया था। इसीलिए मेरे अंदर यह सवाल करने की ताकत थी, क्योंकि जो लोग हराम खाते हैं उनके दिल से यह सवाल करने की चाहत भी खत्म हो जाती है। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने देखा कि आयुष कुछ बेचैनी में फिर रहा था, इधर उधर कुछ तलाश कर रहा था। कहने लगा, तुम्हें मेरे कपड़ों से कोई चीज़ तो नहीं मिली? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। उसने कहा, अच्छा। वह कुछ तलाश कर रहा था। मैंने कहा, कुछ खो गया है तो मैं मदद कर दूं, क्या चीज़ गुम हुई है बताओ मुझे, मैं भी तलाश करती हूँ। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है मैं होटल में कोई चीज़ भूल आया हूँ और उसको घर में तलाश कर रहा हूँ। 2 दिन गुजर गए, उसने दोबारा मुझसे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। अगर यह किसी के पैसे होते तो वह मुझे तुरंत बता देता कि यह परेशानी है, और कोई अपने पैसे किसी के पास रख के भूल थोड़ी जाता है। इसका मतलब यह था कि वह उसके अपने पैसे थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? अब तो इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई बूढ़ी औरत हो गई हूँ। न मुझ में दम था, न मेरे हाथों में। मुझे पूरा दिन सुस्ती रहती थी, नींद आती रहती थी। और एक बात बहुत अजीब थी कि जितनी मोहब्बत आयुष को मुझसे थी, उतना ही वह मुझसे दूर दूर रहता था। हमारा कोई ऐसा पागलपन वाला रिश्ता था कि एक दूसरे के प्रेम में पागल हैं। लेकिन तारीफ तो वैसे ही करता था जैसे मेरा दीवाना है, पर उसके रवैये में यह दीवानगी नज़र नहीं आती थी। बस सीधा साधा सा रिश्ता था हमारा। लेकिन जब तारीफ करने बैठता तो ऐसा लगता था कि उसे मेरे अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। मुझे उसकी ये हरकतें बहुत परेशान करती थीं। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस बर्दाश्त कर रहा है। ये कैसा रिश्ता था हमारा? मैंने एक दिन आयुष से कहा कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली। इस बात पर वह चौंक गया और उसने कहा, नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने इस तरह का रिएक्शन दिया कि जैसे उसे यकीन था
कि मैं कभी माँ नहीं सकती और थोड़ा घबरा भी गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, क्यों माँ नहीं बन सकती मैं? शादी के बाद यही सब कुछ तो होता और मैं तो माँ बनना चाहती हूँ। हमारा कौन सा खर्चा है? खाना तो तुम बाहर से लेकर आते हो, जैसे तैसे करके पाल ही लेंगे बच्चे को। मेरी कमर और टांगों में बड़ा दर्द रहता है, मेरी शक्ल भी बेरौनक सी हो रही है। मेरी माँ कहती थी कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसकी शक्ल बेरौनक हो जाती है, आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने यह बात की तो वह बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, ठीक है, डॉक्टर के पास चलेंगे। पहले तो वह कहता था कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, लेकिन अब फौरन मान गया। यह बात भी बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो, मान तो गया। पता नहीं क्या बात थी, क्या वैसे बच्चों को पसंद नहीं थे? हाँ, हम लोग गरीब थे, लेकिन जहाँ हमारा गुजारा हो रहा था वहाँ बच्चे का भी गुजारा हो जाता। बच्चे तो वे लोग भी पैदा करते हैं जो सड़क पर रात गुजारते हैं, और हमारे पास तो फिर भी सर छुपाने की जगह थी। हम लोग अगले दिन ही डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट कराएं। टेस्ट की रिपोर्ट आने में आधा घंटा था। यह सरकारी अस्पताल था। वह बार बार उठ जाता और पूछता कि रिपोर्ट कब आएगी। यहाँ तक कि उसे लैब वाले ने डांट दिया और कहा, भाई, तुम्हारा परेशानी क्या है? जब तुम्हें कहा है कि आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम्हें किस बात की बेचैनी है? मैंने उससे कहा, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो कहते थे तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। उसने कहा, मेरे साथ अभी बातें नहीं करो, घर जाके बात करेंगे। जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। हम दोनों ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि हमें पहले से पता चल जाता कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं अंदर चली गई और बाहर आई तो उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि इतनी देर लगा दी तुमने, जबकि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ यही बताना था कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। उसने कहा, क्या कहा है डॉक्टर ने? तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? वह तो इस तरह से कह रहा था कि अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो कोई बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। बोलो भी, बताती क्यों नहीं हो? जुबान पर छाले पड़ गए हैं? मैंने कहा, किस तरह से बात कर रहे हो? आज तुम्हारी मीठी जुबान को क्या हो गया? उसने कहा, मुझे सीधा सीधा बताओ, नहीं तो मैं यहीं पर छोड़ के घर चला जाऊंगा। मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा, घर जाकर बताऊंगी। वह सारे रास्ते मुझे बातें सुनाता रहा, क्योंकि हम पैदल ही जा रहे थे। मैं तुझ पर हैरान हो रही थी। कैसे, क्या हो गया? अचानक से ही तुम तड़ाक पर आ गए। कहने लगा कि दिमाग की दही ना कर, बेवकूफ़ औरत, सही सही बता दे क्या बात है, क्यों इतना भाव खा रही है तू? जब घर पहुंचे तो मैं बाथरूम में चली गई और जानबूझकर मैंने देर लगाना शुरू कर दी। मैं खुद ही बाहर नहीं आ रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि यह इतना परेशान क्यों हो रहा है। मैंने कहा, इसे थोड़ा और बेचैन होने देती हूँ। यहाँ तक कि उसने दरवाज़ा ही पीटना शुरू कर दिया और अब उसने मुझे गुस्से से कहा, तुमने क्या ड्रामे बना रखे हैं? जब तुम्हें इस बात का पता है तो मुझे बता क्यों नहीं देती? मैंने कहा, नहीं, मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ। शायद मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसने कहा, कुछ अजीब नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ना कि यह डॉक्टर इसी तरह की बातें करती हैं। जैसे ही उसे पता चला कि मैं माँ नहीं बनने वाली, वह बहुत ज़्यादा मुतमिन हो गया। उसने फ़ौरन ही मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बस तुम अपना ख्याल रखो, आज से मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे खाने लेकर आऊँगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मुझे मेरे पति के रवैये की समझ नहीं आ रही थी। अभी तक तो मैं ये समझने लगी थी कि शायद मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आज उसने जिस तरह का रवैया पेश किया, मैं हैरान रह गई थी। रात को फिर से मेरे लिए खाना लेकर आया और मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने कहा, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं? उसने कहा, पागल हो, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पैदा हों, लेकिन इस गरीबी की ज़िंदगी में नहीं। मैंने कहा, हम लोग जो भी कर लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमीर हो जाएंगे? क्या हमारे पास कोई बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी आ जाएगी? उसने कहा, नाउम्मीदी की बातें मत करो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जेब में 20 रुपये नहीं होते थे, लेकिन फिर वह बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो फिर हम अमीर क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा, सीधे रास्ते से इस तरह का कोई काम नहीं होता। ऐसे कामों के लिए उल्टे रास्ते पर जाना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है। हलाल की कमाई से सिर्फ पेट भरता है। जो सपने तुम देख रहे हो वह सिर्फ हराम की कमाई से ही पूरे होते हैं।
इस बात पर वह खामोश हो गया। मैं अभी तक हैरान थी कि उसका मूड अचानक कैसे बदल गया, जैसे चैनल बदल जाता है। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। फिर भी वह मुझे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाने लगा। थोड़ी देर पहले वह ऐसी बातें कर रहा था जैसे मेरी जान ले लेगा। ये किस तरह की हरकत थी? उसने कहा, इस बात को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। मैंने कहा, मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी तुम मुझे इतनी जल्दी खाना खिला देते हो, और पता नहीं इस खाने में ऐसा क्या होता है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ जाती है। उसका कहना था, जब इंसान का पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है और तुम्हें यह खाना खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। उसने कहा, तुम्हें फिर भी खाना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब खाना पड़ेगा? नहीं भूख तो मैं खाना क्यों खाऊं? इस बात पर भी वह घबरा गया और उसने कहा, खाना खराब हो जाएगा तो कौन खाएगा? मौसम बदलने लगा है, तुम्हें पता है कि हमारे पास फ्रिज नहीं है। अगर हमने खाना नहीं खाया तो यह खाना जाया हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ, यह बात तो तुम्हारी ठीक है। अब सर्दियों का मौसम जा रहा था। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उसके बाद वही हुआ जो होना था। मैं बहुत गहरी नींद सो गई। मुझे तो यह समझ नहीं आती थी कि मैं इतना अच्छा खाना भी खाती थी, अब नींद भी पूरी करती थी, फिर मेरे साथ इतने मसले क्यों बन रहे थे। मैंने कुछ दिन अपने पति से सवाल जवाब करना छोड़ दिया। जो वह खाना लाता था मैं चुपचाप खा लेती, जो बात करता उस पर मुस्करा देती तो उसका मूड भी अच्छा हो गया और फिर से वह मेरी तारीफ करने लगा। लेकिन मैं उससे कैसे बताती कि मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी था। शायद मुझे अंदर ही अंदर की बीमारी ने पकड़ लिया था, जिससे मेरी पहले जैसी हालत नहीं रही थी। डॉक्टर भी यही कह रही थी कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने तो यह भी कहा था कि तुम्हारा बच्चा तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर इसी तरह तुम्हारी सेहत रही तो तुम्हारा बच्चा होगा भी नहीं, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये नोट करने लगी थी कि जिस दिन मैं खाना खाने से इनकार करती, कहती कि मैंने नहीं खाना या कम खाना खाती, तो मेरा पति मेरे पीछे पड़ जाता था और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता था। कहता था, खाना क्यों नहीं खा रही हो? एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब वह खाना लेकर आया तो खाना थोड़ा ख़राब था, क्योंकि गर्मी आ चुकी थी। मैंने कहा, यह खाना खाने के काबिल नहीं है। उसने कहा, पेट में जाकर सब कुछ एक जैसा हो जाता है, चुपचाप खा लो। मैंने कहा, मैं ख़राब खाना क्यों खाऊं? पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसे खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। उसने कहा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाने से बीमार नहीं होगी। और उसने मुझे वो ख़राब खाना ही खिला दिया। वो खाना इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू बदल चुकी थी। मैं हैरान थी कि ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों खिलाता है और उसका सारा ध्यान खाने पर ही क्यों होता है। अब तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि होटल का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि वो मुझे सब्ज़ी या दाल ला दिया करे, मैं घर पे पका लिया करूँगी। घर का खाना खाने से इंसान बीमार नहीं होता। उसने कहा, घर पे खाना पकाना हो तो सारे सामान पूरे करने पड़ते हैं। तुम्हें पका पकाया खाना मिल रहा है और तुम उसकी कद्र नहीं कर रही हो। फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, इस तरह मत करो, फिर कहोगी कि पहले ही अच्छा था, कम से कम खाना तो पका पकाया मिल जाता था। एक दिन मैं अपने पति के बक्से की सफाई करने लगी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर तो इतने पैसे थे जितने मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मैं हैरान थी कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए। जब मैंने पूछा तो उसने वही जवाब दिया कि मेरे किसी दोस्त ने मेरे पास रखवाए हैं। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त क्या इतने ज़्यादा अमीर हैं और तुम पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करते? उसने कहा, क्यों, मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ क्या? मैं इस बात पर खामोश हो गई, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे आजकल अपने पति की शक्ल देखकर अजीब सा लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बुरा इंसान है और उसके चेहरे पर नहूसत है। नहूसत मतलब कि एक अजीब सा एहसास है, जैसे उसने कोई पाप किया और भगवान भी उसे माफ़ नहीं करेगा। उसकी शक्ल देखकर मुझे आजकल गुस्सा आने लगा था, जबकि कोई ख़ास बात नहीं थी। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने आज खाना नहीं खाना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पर मुझे पता था कि अगर मैं इनकार करती तो फसाद बन जाता और वह मेरे पीछे पड़कर मुझे खाना खिला देता। इसलिए मैंने एक्टिंग की कि जैसे मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था। और हम लोग सोने के लिए लेट गए।
पर अजीब बात थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो रोज़ नींद आती थी, वह भी ऐसी कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सोई और कब जागी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी, क्योंकि आज ही मैंने खाना नहीं खाया और नींद मेरी आंखों से बिल्कुल गायब थी। लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति उठा और बाहर चला गया। मुझे लगा कि बाथरूम में गया है, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि वह घर से ही बाहर निकल गया था। उस वक्त घर से बाहर उसका क्या काम था? आधा घंटा गुजरा, वह वापस ही नहीं आया। मैं उठकर बाहर जाने लगी। जब मुझे हलचल की आवाज़ आई तो मैं फिर से सोने का नाटक करने लगी। मेरा पति वापस आ गया था, लेकिन ये महसूस करके मैं हैरान रह गई कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और आदमी भी था। उसने कहा, ये लो सेठ, मैंने वादा किया था, लिस्ट तो बड़ी लंबी थी लेकिन आपका नंबर जल्दी आ गया, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। उसने कहा, जिस दिन मर्जी पैसे ले लेना। ये लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे। ये शख्स कौन था? मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मेरा पति उससे क्या बात कर रहा था? ये समझने में मुझे तब आसानी हुई जब मेरा पति कमरे से बाहर चला गया और किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई मेरे बिस्तर के ऊपर आकर बैठ गया। मैंने आंख खोली तो मेरा पति नहीं था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और करीब पड़ी हुई प्लेट उठाकर उस शख्स के सिर पर दे मारी, क्योंकि वह मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसको चोट लग गई और वह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग गया। मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। मेरा पति कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, अच्छा ये सब कुछ कर रहे थे तुम मेरे साथ, मुझे इस्तेमाल करके तुम अमीर होना चाहते थे। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि क्या कुछ हो रहा था। तभी मेरी तबीयत खराब हो रही थी और तभी मेरा पति इस बात को लेकर परेशान था कि मैं माँ तो बनने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर मैं माँ बनने वाली होती तो वह बच्चा मेरे पति का तो नहीं होता। मैं वहाँ से आधी रात को ही भाग उठी और अपने घर चली गई। अपने माँ बाप को ये सब कुछ बता दिया। हम लोग वैसे तो गरीब थे, लेकिन अपनी इज्जत तो नहीं बेच सकते थे। सुबह सुबह ही पुलिस के पास चली गई और पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था? मजबूर होकर उसने मुझे छोड़ देने का फैसला कर लिया और पुलिस को भी कुछ देकर बच गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी से निकल गया। मेरे साथ जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। मैंने उस शख्स को अपना सब कुछ समझा और वह मुझे ही इस्तेमाल कर रहा था। वह खाने में नींद की दवा मिलाया करता था और उसके बाद मेरे लिए ग्राहक लेकर आता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ तो खून खौलने लगता है। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते और हम गरीब लोग हैं, इतना ही कर सकते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अब तो किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं करता। अपने माँ बाप के साथ ही रहती हूँ, जो भी रूखी सूखी मिलती है खा लेती हूँ, लेकिन इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। काश कि मेरे माँ बाप ने इतने घटिया इंसान के साथ मेरी शादी ना करवाई होती, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह ऐसा निकलेगा। इंसान के साथ जब तक आप रहते नहीं, आपको पता नहीं चलता कि वह कैसा है। बस जो मेरे साथ हुआ वह किसी के साथ भी ना हो, मेरी तो यही दुआ है। एक बात आप लोग भी याद रखें कि जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए वह नुकसान देती है। मेरे पति का मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना एक धोखा था और मैं समझती थी कि मुझसे बहुत प्रेम करता है, और ऐसे धोखे में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर